व्हाट इज मियोसिस एंड व्हाई वेरिएशंस अकर इन पॉपुलेशन, समझेंगे हम आज की वीडियो में। आई एम वेद सर, बायोलॉजी एक्सपर्ट। आप हमारे चैनल को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और हमारा जो टेलीग्राम का लिंक है वो भी यहाँ पे दिया गया है, और आप अपने फीडबैक जो है मुझे अपने पर्सनल जीमेल पे सेंड कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो है मियोसिस को डिस्कस करेंगे। एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स टाइप को बहुत ही सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग मियोसिस से। स्टार्ट करते हैं हम सब लोग मियोसिस से। मियोसिस है क्या? एक ऐसा डिवीजन जिससे क्रोमोसोम नंबर जो होते हैं वो हाल्फ हो जाए या क्रोमोसोम नंबर जो है रिड्यूस हो जाए, ऐसे ही डिवीजन को क्या कहा जाता है? मियोसिस कहा जाता है। इसके पहले के प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया था? हम लोगों ने जो है मिटोसिस और उसके कॉन्सेप्ट्स को समझा कि मिटोसिस में किस तरीके से डिवीजन होता है, और डिवीजन के बाद पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल्स बनती हैं जिनमें की पेरेंट सेल के बराबर ही क्रोमोसोम नंबर होता है। लेकिन मियोसिस में क्या होगा? मियोसिस में पेरेंट सेल में जितने क्रोमोसोम्स होंगे उससे कम क्रोमोसोम्स यानी कि उससे आधे क्रोमोसोम्स जो हैं वो जो है डॉटर सेल्स में मिलेंगे। तो मियोसिस को हम लोग और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि मियोसिस क्या है। सबसे पहले हम डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि मियोसिस की डेफिनेशन क्या है। एक ऐसा डिवीजन जो कि क्रोमोसोम नंबर को क्या कर देता है? हाफ कर देता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं मियोसिस। और इसमें क्या होगा? इसमें जो है 2n सेल से, अगर 2n सेल कोई है, अगर कोई डिप्लॉयड सेल है और उसमें मियोसिस होता है, अगर उसमें मियोसिस होता है तो 4 हैप्लॉयड सेल्स बनेंगी। 2n डिप्लॉयड सेल है और मियोसिस के बाद में 4 हैप्लॉयड सेल्स जो हैं बनती हैं, तो हैप्लॉयड डॉटर सेल्स बनती हैं, और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मियोसिस। नेक्स्ट इसके बाद हम बात करते हैं meiosis ensures that production of haploid phase in life cycle। हम लोगों की लाइफ साइकिल में पूरी की पूरी जो बॉडी है वो कैसी है? पूरी की पूरी बॉडी जो है ज्यादातर टाइम जो है वो जो है डिप्लॉयड फेज में रहती है, यानी कि हम जायगोट से लेकर के डेथ तक का जो लाइफ है उस लाइफ में हम लोग जो है डिप्लॉयड फेज में रहते हैं। लेकिन केवल और केवल गैमीट फॉर्मेशन के ही टाइम पे वो सेल्स हैप्लॉयड होती हैं। तो हैप्लॉयड फेज को बनाए रखने के लिए, लाइफ साइकिल में हैप्लॉयड फेज को बनाए रखने के लिए जो है मियोसिस जरूरी है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें जो है मियोसिस के थ्रू गैमीट्स बनते हैं, और ये गैमीट्स जो होते हैं वो हैप्लॉयड फेज को रिप्रेजेंट करते हैं। ये गैमीट जो होंगे, मेल और फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज होंगे, वापस से सेल जो हैप्लॉयड से डिप्लॉयड जाइगोट में कन्वर्ट हो जाएगी और वापस से डिप्लॉयड फेज आ जाएगा। तो इस तरीके से लाइफ साइकिल में हैप्लॉयड फेज को बनाए रखने के लिए जो है मियोसिस जो है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मियोसिस के बारे में कि मियोसिस इन्वॉल्व्स 2 सक्सीडेंशियल साइकिल। मियोसिस में भी क्या होगा? मियोसिस में भी जो है 2 साइकिल होंगी, सेम मिटोसिस की तरह ही। यहाँ पर भी न्यूक्लियर डिवीजन होगा और फिर सेल का डिवीजन जो है होगा। न्यूक्लियर का डिवीजन होगा और किसका डिवीजन होगा? सेल का डिवीजन होगा। लेकिन मिटोसिस से अलग हट करके जो मियोसिस होती है इसमें 2 बार डिवीजन होता है। एक बार डिवीजन, उस डिवीजन को क्या बोलेंगे? मियोसिस फर्स्ट बोलेंगे, और दूसरे डिवीजन को हम क्या बोलेंगे? दूसरे डिवीजन को हम मियोसिस सेकंड बोलेंगे। तो मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड 2 जो है डिवीजन होंगे। पहले डिवीजन में 2 सेल बनेंगी, अगले डिवीजन में उन 2 सेल से टोटल कितनी सेल बनेंगी? 4 सेल बनेंगी, यानी कि एक सेल से टोटल 4 सेल्स बनती हैं। और चारों सेल्स कैसी होती हैं? चारों सेल जो होती हैं मियोसिस में जो बनती हैं वो सभी क्या होंगी? हैप्लॉयड होंगी। तो हम बात करते हैं इन सभी की। मियोसिस इन्वॉल्व्स 2 सक्सीडेंशियल साइकिल ऑफ न्यूक्लियर एंड सेल डिवीजन कॉल्ड मियोसिस फर्स्ट। पहले मियोसिस में क्या होगा? न्यूक्लियर डिवीजन होगा, एंड मियोसिस सेकंड। बट ओनली अ सिंगल साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन केवल एक ही बार होगा। एक बार डीएनए का रेप्लिकेशन एस फेज में हो जाने के बाद फिर मियोसिस फर्स्ट होगी और उसके बाद मियोसिस सेकंड होगी।
और मियोसिस सेकेंड से पहले कोई भी डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होना है। एक ही बार रेप्लिकेशन होगा और डिवीजन कितनी बार होगा? 2 बार होगा। इसके बाद में क्या होगा? इट इन्वॉल्व्स पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। इट इन्वॉल्व्स पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। होमोलॉगस क्रोमोसोम कैसे होते हैं? जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स होते हैं इनका जो नेचर होता है वो बिल्कुल आइडेंटिकल होता है, यानी कि एक क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन्स प्रेजेंट होती हैं उसके जो एलील्स होते हैं वो दूसरे क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होते हैं। तो ये दोनों क्रोमोसोम एक दूसरे के होमोलॉगस क्रोमोसोम कहलाते हैं, यानी कि ऐसे क्रोमोसोम जिनके ऊपर एलील्स प्रेजेंट होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? होमोलॉगस क्रोमोसोम बोलेंगे। एंड रिकॉम्बिनेशन बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, और होमोलॉगस क्रोमोसोम के कुछ टुकड़े आपस में क्या होते हैं? एक्सचेंज होते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? रिकॉम्बिनेशन। यानी कि पहले जो क्रोमोसोम का कॉम्बिनेशन था वो क्या होगा? वो दोनों एक दूसरे में, होमोलॉगस क्रोमोसोम एक दूसरे में एक्सचेंज होंगे और एक नया कॉम्बिनेशन बनेगा। तो इसके बीच में क्या होगा? इस बीच में जो है रिकॉम्बिनेशन होगा। यही रिकॉम्बिनेशन की वेरिएशन के लिए क्या होते हैं? रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर रिकॉम्बिनेशन ना होता तो वेरिएशन के चांसेस बहुत ही कम होते, यानी कि मियोसिस ही इंश्योर करता है किसको? मियोसिस जो है वो इंश्योर करता है कि वेरिएशन होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं मियोसिस फर्स्ट इज इनिशिएटेड आफ्टर द पेरेंटियल क्रोमोसोम हैव रेप्लिकेटेड टू प्रोड्यूस आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमैटिड एट एस फेज। एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। जैसे ही एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन कंप्लीट हो जाएगा फिर G2 फेज आएगी और G2 के बाद में तुरंत ही क्या आएगा? तुरंत ही जो है मियोसिस फर्स्ट जो है स्टार्ट होगा। मियोसिस फर्स्ट में क्या होंगे? मियोसिस फर्स्ट में होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट होंगे, यानी कि X का होमोलॉगस Y होता है तो मियोसिस फर्स्ट में ही क्या होंगे? मियोसिस फर्स्ट में ही X और Y क्रोमोसोम एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्या है? 4 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म, यानी कि मियोसिस सेकंड में क्या होगा? मियोसिस सेकंड में 4 हैप्लॉइड सेल्स बनेंगी। मियोसिस सेकंड में क्या होगा? मियोसिस सेकंड में जो है स्टार्टिंग से अगर हम बात करें तो एक सेल से टोटल कितनी सेल बन जाएंगी? 4 सेल बन जाएंगी। तो ये सभी जो है इन सभी प्रोसेसेस को हम लोगों को जो है डिटेल में समझना है कि मियोसिस में क्या क्या होता है। मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड को एक बार हम टेबल के थ्रू देख लेते हैं कि मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड में क्या होगा। मियोसिस फर्स्ट में पहले क्या होता है? होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं। तो होमोलॉगस क्रोमोसोम कैसे सेपरेट होंगे? पहले आएगा प्रोफेज, फिर आएगा मेटाफेज, फिर आएगा एनाफेज और फिर आएगा टेलोफेज। प्रोफेज फर्स्ट में कुछ कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म होगी, इसके बाद मेटाफेज होगा। मेटाफेज में मेटाटिक प्लेट पे अरेंज होंगे और एनाफेज में होमोलॉगस क्रोमोसोम एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। और फिर इसके बाद टेलोफेज, और टेलोफेज के बाद में क्या होगा? एक सेल से 2 सेल बन गई और दोनों सेल्स में क्या हुआ? जो होमोलॉगस क्रोमोसोम थे, होमोलॉगस क्रोमोसोम में से जो पेयर वाले क्रोमोसोम थे उनमें से एक क्रोमोसोम किसके पास में है? एक सेल के पास में है। दूसरा क्रोमोसोम किसके पास में है? दूसरा क्रोमोसोम दूसरी सेल के पास में है। अब ये सेल्स क्या होंगी? वापस से मियोसिस सेकंड में जाएंगी। अब मियोसिस सेकंड में क्या होगा? वहां पर भी प्रोफेज सेकंड होगा, मेटाफेज सेकंड होगा, एनाफेज सेकंड होगा। बट एनाफेज सेकंड में क्या होगा? अब एनाफेज सेकंड में एक जो क्रोमोसोम है, एक सेल के पास में एक ही क्रोमोसोम है, यानी कि इस मियोसिस फर्स्ट में ही जो सेल है वो हैप्लॉइड हो चुकी है। सेल कैसी हो चुकी है? हैप्लॉइड हो चुकी है, यानी कि या तो उसके पास में X होगा या तो उसके पास में Y होगा। लेकिन मियोसिस सेकंड में अब जो X वाली सेल है उसके जो एक क्रोमोसोम है वो क्रोमोसोम जो है सेंट्रोमियर से क्या होंगे? सेंट्रोमियर से जो है डिवाइड होगा और दोनों क्रोमैटिड एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगी, यानी कि X से 2 X सेल बनेगी और Y से 2 Y सेल बनेगी। तो इस तरीके से मियोसिस सेकंड में केवल एक ही क्रोमोसोम जो होता है उसके क्रोमैटिड सेपरेट होते हैं। तो इस तरीके से टोटल 4 सेल जो है बननी है। अब इन सभी को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मियोसिस फर्स्ट से। मियोसिस फर्स्ट में क्या होना है?
हर एक मियोसिस में सेम मिटोसिस की तरह ही कौन कौन सी पेजेस होंगी, 4 पेजेस होंगी। 4 पेजेस कौन कौन सी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोफेज से। जो सबसे पहली स्टेज आती है वो क्या होती है, प्रोफेज होती है। मिटोसिस में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो प्रोफेज होता है, प्रोफेज में जो है क्रोमोसोम कंडेंस होता है। बट यहाँ पर जो मियोसिस का प्रोफेज फर्स्ट होता है ये काफी ड्रामेटिक होता है। यहाँ पर काफी कॉम्प्लेक्स तरीके से जो न्यूक्लियस होता है, जो क्रोमोसोम होता है, वो जो है कंडेंस होकर के उनमें रिकॉम्बिनेशन होगा, तब उसके बाद में प्रोफेज फर्स्ट जो है वो कंप्लीट होगा। तो प्रोफेज की बात करते हैं। प्रोफेज ऑफ द फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन इज टिपिकली लॉन्गर। प्रोफेज फर्स्ट जो होता है बाकी अदर फेज से क्या होता है, लॉन्गर होता है एंड मोर कॉम्प्लेक्स व्हेन कंपेयर टू प्रोफेज ऑफ मिटोसिस। अगर हम मिटोसिस और मियोसिस को कंपेयर करें तो मियोसिस का जो प्रोफेज फर्स्ट है वो मिटोसिस से काफी लंबा होता है और काफी ज्यादा क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, काफी ज्यादा टफ होता है। लेकिन हम लोग इसको कैसे पढ़ेंगे, हम लोग इसको बहुत ही सिंपल तरीके से पढ़ेंगे। इट हैज बीन फर्दर सब डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग 5, जो है इनको हम क्या करेंगे, 5 पेजेस में वापस से डिवाइड कर लेंगे ताकि हमको पढ़ने में क्या हो जाए, आसानी हो जाए। तो 5 फेज में इनको हम डिवाइड कर लेंगे, जो कि किस पर बेस्ड है, जो कि क्रोमोसोमल बिहेवियर पर बेस्ड है। यानी कि क्रोमोसोम का बिहेवियर क्या क्या है उन पेजेस में हम पढ़ेंगे। अब उनको हमने 5 पेजेस में डिवाइड किया, कौन कौन से, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। वापस से रिपीट करता हूं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। तो इन 5 फेजेस में हम डिवाइड कर देते हैं, वो भी किसके बेसिस पर, क्रोमोसोम किस तरह से बिहेव कर रहा है, इस बेस पर हम उनको क्या कर देंगे, 5 फेज में डिवाइड कर देते हैं। अब हर एक फेज के नीचे क्या है, उसका डायग्राम दिया है। लेप्टोटीन में क्या होगा, जाइगोटीन में क्या होगा, पैचिटीन में क्या होगा, इन सभी को हम डिटेल में अगली स्लाइड में जो है डिस्कस करते हैं कि लेप्टोटीन में क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोफेज फर्स्ट में जो 5 फेज है, उन 5 फेज में से जो पहला फेज है जिसको हम क्या बोलते हैं, लेप्टोटीन बोलते हैं, वहां से स्टार्ट करते हैं। लेप्टोटीन एक जो है ग्रीक वर्ड है। लेप्टो का मीन्स होता है थिन। लेप्टो की जो मीनिंग होती है वो क्या होती है, थिन, और जो टीन का मतलब होता है वो होता है थ्रेड। यानी कि ऐसी फेज जिसमें कि जो क्रोमोसोम है वो पतली थ्रेड के रूप में दिखाई पड़ते हैं, उसी को हम बोलते हैं लेप्टोटीन। तो ये बहुत ही सिंपल टाइप का होता है और जो है ये काफी ज्यादा लंबा ड्यूरेशन नहीं लेता है, यानी कि इसमें लेप्टोटीन में काफी कम ही टाइम लगता है। तो लेप्टोटीन में क्या होता है, ड्यूरिंग लेप्टोटीन स्टेज द क्रोमोसोम बिकम ग्रेजुअली विजिबल। क्रोमोसोम जो होते हैं वो पहले तो पतले थ्रेड के रूप में होते हैं। पहले वो किस रूप में थे, पहले वो क्रोमैटिन फाइबर्स के रूप में थे, बट अब धीरे धीरे करके वो विजिबल होने लगेंगे, ग्रेजुअली विजिबल होंगे अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप में हम उनको देख सकते हैं। इसके बाद में द कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम कंटिन्यूज थ्रू लेप्टोटीन। यहाँ पर क्या होगा, लेप्टोटीन में जो पतले थ्रेड जैसे क्रोमोसोम होते हैं वो कॉम्पैक्ट धीरे धीरे क्या होने लगते हैं, धीरे धीरे वो कॉम्पैक्ट होने लगते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये एक सेल दिखाई गई है। सेल के अंदर में क्या है, न्यूक्लियर एनवलप है। न्यूक्लियर एनवलप के अंदर में क्या दिखाए गए हैं, रेड और ब्लू कलर से क्या दिखाए गए हैं, क्रोमोसोम्स दिखाए गए हैं, जो कि किससे अटैच है, जिनके क्रोमैटिड सेंट्रोमियर से क्या है, सेंट्रोमियर से जुड़े हुए हैं। तो लेप्टोटीन यहाँ पे दिखाया गया है और इसको जो है जूम करके दिखाया गया है कि लेप्टोटीन में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, उसके अंदर क्रोमोसोम्स है, वो क्रोमोसोम धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, कंडेंस हो रहे हैं। तो लेप्टोटीन में क्या होता है, लेप्टोटीन में क्रोमोसोम जो होते हैं वो कंडेंस होते हैं। लेप्टोटीन के बाद में जो सेकंड फेज है वो है जाइगोटीन। जाइगोटीन भी एक ग्रीक वर्ड है
जाइगो का मतलब होता है पेयर्ड और टीन का मतलब हो जाएगा थ्रेड्स। तो जाइगोटीन में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो पेयर्ड होते हैं, पेयर्ड थ्रेड के रूप में होते हैं, इसीलिए इस फेज को क्या नाम दिया गया है, इस फेज को जो है जाइगोटीन का नाम दिया गया है। यानी कि अब यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर क्रोमोसोम जो होंगे वो पेयरिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं क्या होता है। ड्यूरिंग दिस स्टेज क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग टुगेदर। इस फेज में क्या है, क्योंकि जाइगो का मतलब पेयर होता है, तो जो होमोलॉगस क्रोमोसोम होते हैं वो पेयर करना स्टार्ट करते हैं। एंड दिस प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन इज कॉल्ड स्नैप्सिस। यहाँ पर दूसरी चीज क्या होगी, दूसरी चीज जो है स्नैप्सिस है, यानी कि होमोलॉगस क्रोमोसोम जब पेयर बनाते हैं तो उसी को बोलते हैं स्नैप्सिस। होमोलॉगस क्रोमोसोम जब पेयर बनाते हैं तो उसी को बोलते हैं स्नैप्सिस। Such paired chromosome are called homologous chromosome। यानी कि केवल और केवल होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच में ही पेयरिंग होती है। अगर वो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स नहीं है तो उनके बीच में पेयरिंग नहीं होगी। यानी कि यहाँ भी ये इंश्योर करता है, किसको, ये इंश्योर करता है कि वेरिएशन ना होने पाए, तो जो है होमोलॉगस क्रोमोसोम ही पेयरिंग करते हैं। नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ्स of this stage indicate that chromosome synapsis is accompanied by। अगर क्या होना है, स्नैप्सिस होनी है, यानी कि होमोलॉगस क्रोमोसोम को अगर पेयर बनाना है तो कुछ ना कुछ तो कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म होगा जिसके वजह से वो पेयर बनेंगे। अब हम लोग तो देख करके, हम लोग तो जो है किसी भी चीज की साइज को देख करके उनको एक ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं, बट सेल के पास में ऐसा क्या है, जो सेल के पास में है उसका न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में ही जो क्रोमोसोम है उन्हीं को ही पेयरिंग करनी है, तो वो एक डिफरेंट मैकेनिज्म अपनाते हैं, सेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनता है। कुछ प्रोटीन्स होते हैं, वो प्रोटीन हेल्प करते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम को पास पास में लाने के लिए। यानी कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो सेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स के जरिए ही पेयरिंग करते हैं। और जैसे कि एक क्रोमोसोम की जो हाइट है सेम उसी हाइट का ही क्रोमोसोम उसके साथ में पेयरिंग करेगा। एक क्रोमोसोम के पास में जो जीन है अगर उसका एलील दूसरे वाले के पास में है तभी उनके बीच में पेयरिंग हो पाएगी। तो इन सभी को इंश्योर करता है सेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, यानी कि वो होमोलॉगस क्रोमोसोम को चूज करके इनके बीच में पेयर बनाने का काम करता है। तो सेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स किसका बना होता है, सेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स जो होता है वो प्रोटीन का बना होता है। ये किसका बना होता है, ये बना होता है प्रोटीन का, ये बना होता है प्रोटीन का। द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय अ पेयर ऑफ स्नैप्ड होमोलॉगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड बाइवैलेंट और टेट्रॉड। यानी कि जब होमोलॉगस क्रोमोसोम पेयर बना लेते हैं तो उस पेयर को ही क्या बोलते हैं, बाइवैलेंट बोलते हैं। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं युगली। तो ये जो है क्रोमोसोम जो होते हैं वो बाइवैलेंट बना लेते हैं, इन्हें बाइवैलेंट या फिर टेट्राड कहा जाता है। जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो रेड वाला है, रेड वाले क्रोमोसोम का जो होमोलॉगस क्रोमोसोम है वो कौन सा है, ब्लू वाला है। जैसे X का होमोलॉगस कौन सा है, X का होमोलॉगस Y है, X का होमोलॉगस Y है। इस बात को आप लोग ध्यान रख करके चलिएगा, नहीं तो आगे चल करके जो है आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि किस टाइम पर मियोसिस के कौन से स्टेज में X और Y क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग होते हैं। यानी कि 50% क्रोमोसोम जो 50% जो स्पर्म्स होते हैं वो X क्रोमोसोम रखते हैं और 50% क्रोमोसोम Y रखते हैं, ऐसा किस स्टेज में होता है। तो यहाँ पर भी दिखाया गया है कि होमोलॉगस क्रोमोसोम ने क्या की है, पेयरिंग की है। सेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स के जरिए जो है होमोलॉगस क्रोमोसोम एक दूसरे के पास पास में आते हैं और उनके बीच में पेयरिंग संभव होती है और एंड पर बाइवैलेंट या फिर टेट्रॉड जो है बन जाता है। अब होमोलॉगस क्रोमोसोम की पेयरिंग के बाद में क्या होगा, तो हम लोगों ने जाइगोटीन को कंप्लीट करने के बाद में अब हम लोगों को थर्ड पढ़ना है। जाइगोटीन के बाद में है पैचिटीन। पैचिटीन में क्या होगा, ये जो होमोलॉगस क्रोमोसोम होते हैं, होमोलॉगस क्रोमोसोम जो होते हैं वो क्या करते हैं, उनके बीच में रिकॉम्बिनेशन होती है। किसके कारण, क्रॉसिंग ओवर के कारण रिकॉम्बिनेशन होती है। तो पहले पैचिटीन की मीनिंग जान लेते हैं। पैची का मतलब होता है डेंस और टीन का मतलब हो जाएगा थ्रेड।
तो यानी कि यहाँ पर क्या होंगे, क्रोमोसोम पैचेस के रूप में और ज्यादा कंडेंस हो जाएंगे और ज्यादा विजिबल हो जाएंगे। अब इसके बाद में इनके बीच में क्या होगी, इनके बीच में जो है रिकॉम्बिनेशन होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा। तो हम पैचिटिन को देखते हैं। ड्यूरिंग दिस स्टेज 4 क्रोमैटिड ऑफ ईच बाइवैलेंट, 4 क्रोमैटिड ऑफ ईच बाइवैलेंट chromosome become distinct and clearly appears as tetrad। यानी कि जो क्रोमोसोम है, जो क्रोमोसोम है उनमें जो क्रोमैटिड है वो और भी ज्यादा डिस्टिंक्ट हो जाते हैं और भी ज्यादा क्लियरली दिखाई पड़ते हैं टेट्राड के रूप में। नेक्स्ट क्या होगा, दिस स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय द अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन। इसको हम कैसे पहचानते हैं, पैची टीम में ही रिकॉम्बिनेशन होती है, पैची टीम में क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन होगा। यही रिकॉम्बिनेशन वेरिएशन के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर रिकॉम्बिनेशन ना होता तो वेरिएशन भी ना होता। नेक्स्ट देखते हैं रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। पैची टीम में ही रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल की वजह से रिकॉम्बिनेशन पॉसिबल होगा। द साइट एट विच क्रॉसिंग ओवर, जहां पर रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल होगा वहां पर क्रॉसिंग ओवर होगी, किसके बीच में, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में, यानी कि होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच में। दोनों क्रोमोसोम्स अलग अलग हैं, दोनों क्रोमोसोम्स अलग अलग हैं, उनके बीच में ही रिकॉम्बिनेशन होती है। कहां पर, जहां पर रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स बना होता है। इसको हम लोग देखते हैं, ये एक सेल है, इसका न्यूक्लियर एनवलप है। न्यूक्लियर एनवलप के अंदर जो है दिखाया गया है, जो ब्लैक कलर से दिखाया गया है, ब्लैक कलर से क्या दिखाया गया है, सेरेब्रोनिमल कॉम्प्लेक्स दिखाया गया हुआ है। और इसके अलावा जो है इन्होंने पेयरिंग की हुई है। अभी किसके रूप में दिखाई पड़ रहा है, टेट्राड के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं। ये दोनों क्रोमोसोम किसके रूप में दिखाई पड़ते हैं, ये दोनों क्रोमोसोम टेट्राड के रूप में दिखाई पड़ते हैं। और यहाँ पर क्या होना है, यहाँ पर होना है क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर का मतलब क्या हुआ कि एक क्रोमोसोम का कुछ हिस्सा, कुछ जो हिस्सा है वो टूट करके दूसरे वाले के साथ जुड़ जाएगा और दूसरे वाले का पहले वाले के साथ जुड़ जाता है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, एक नया कॉम्बिनेशन बनता है, इसी को ही हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन। इस चीज को हम और डिटेल में जो है देख लेते हैं। क्रॉसिंग ओवर एक हम लोग एक्स्ट्रा हेडिंग पढ़ते हैं, क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर क्या है, क्रॉसिंग ओवर इज एक्सचेंज of genetic material between two homologous chromosome। क्रॉसिंग ओवर क्या है, क्रॉसिंग ओवर जो है एक क्रोमोसोम दूसरे को क्रॉस करता है, उसका कुछ हिस्सा दूसरे में जुड़ जाएगा और दूसरे वाले का कुछ हिस्सा पहले वाले में जुड़ जाएगा। इसी को ही हम क्या बोलते हैं, इसी को ही हम बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। और ये किसके बीच होता है, होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच में होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, क्रॉसिंग ओवर इज आल्सो एन एंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस। ये भी एक एंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस है और जो एंजाइम की वजह से क्रॉसिंग ओवर होती है, रिकॉम्बिनेशन होता है, उसको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेज। यानी कि रिकॉम्बिनेज एंजाइम ही रिकॉम्बिनेशन कराता है या रिकॉम्बिनेशन के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट देखते हैं, क्रॉसिंग ओवर लेड टू रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। किसका रिकॉम्बिनेशन होगा, जेनेटिक मटेरियल का रिकॉम्बिनेशन होगा। कुछ जीन आपस में एक्सचेंज होंगी और किसके किसके बीच में, दो क्रोमोसोम के बीच में। नेक्स्ट, रिकॉम्बिनेशन बिटवीन होमोलॉगस क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड बाय एंड ऑफ पैचिटीन। जब पैचिटीन का एंड होता है उसी टाइम पर ही जो रिकॉम्बिनेशन होता है वो क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। लीविंग द क्रोमोसोम लिंक्ड एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो जो होते हैं क्रॉसिंग ओवर के पास में जुड़े होते हैं और बाकी धीरे धीरे करके अब सेपरेट होना, अगले वाले फेज में सेपरेट होना स्टार्ट होंगे। यहाँ पर देखते हैं, ये जो ब्लू है वो रेड वाले का होमोलॉगस क्रोमोसोम है, यानी कि अगर ये एक्स वाला होगा तो ये कौन सा होगा, वाई वाला होगा। हम लोगों के बॉडी में टोटल कितने, हम लोगों की सेल में टोटल कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं और 46 में से 44 क्या होते हैं, ऑटोसोम्स होते हैं और लास्ट जो होता है उसको सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं। अब सेक्स क्रोमोसोम में एक्स और वाई होते हैं। तो जो टोटल 44 क्रोमोसोम है, 44 क्रोमोसोम में से 22 और 22 का एक पेयर बनता है जो कि ऑटोसोम्स हो गए
और लास्ट जो सेक्स क्रोमोसोम है उसमें से एक्स का होमोलॉगस कौन है, एक्स का होमोलॉगस वाई है। 22 ऑटोसोम्स का होमोलॉगस 22 ऑटोसोम होगा, लेकिन एक्स का होमोलॉगस कौन होगा, वाई होगा। तो होमोलॉगस क्रोमोसोम कौन कौन से हैं, ये ब्लू और रेड को हम मान लेते हैं कि दोनों आपस में होमोलॉगस क्रोमोसोम है। अब इनके बीच में क्या होगा, इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर होगी। क्रॉसिंग ओवर में क्या होगा कि इसका क्रोमैटिड जो होगा वो दूसरे वाले क्रोमोसोम के ऊपर जो है क्या हो जाएगा, क्रॉस कर जाएगा, उसके साथ में सट जाएगा। और जब दोनों एक दूसरे के टच में आ जाएंगे तो वहां पे क्या होगा, ये ब्लू वाले का कुछ हिस्सा, इस क्रोमोसोम का कुछ हिस्सा टूट करके जो है रेड वाले के साथ अलाइन हो जाएगा। और ब्लू वाले का किसमें अलाइन हो जाएगा, ब्लू वाले का अलाइन हो गया रेड में, और रेड वाले का अलाइन हो गया किसमें, रेड वाले का अलाइन हो गया जो है ब्लू में। ब्लू वाले का अलाइन हुआ रेड में, रेड वाले का अलाइन हुआ जो है किसमें, रेड वाले का अलाइन हुआ ब्लू में। तो इस तरीके से क्या हुआ, इस तरीके से जो है रिकॉम्बिनेशन जो है होता है। अब यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर बदल चुका है। ये जो ब्लू वाला क्रोमोसोम है उसमें कुछ हिस्सा किसका है, रेड का है, और रेड वाले में कुछ हिस्सा किसका है, रेड वाले में जो कुछ हिस्सा है वो जो है कुछ हिस्सा ब्लू वाले का है। तो इस तरीके से पैची ट्यूब में क्या होती है, पैची ट्यूब में रिकॉम्बिनेशन जो है कंप्लीट होती है। और रिकॉम्बिनेशन किसकी वजह से कंप्लीट होती है, एक एंजाइम रिकॉम्बिनेज की वजह से कंप्लीट होती है, क्रॉसिंग ओवर के थ्रू। नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्थ स्टेज की। फोर्थ स्टेज जिसको कि क्या बोलते हैं, जिसको कि हम बोलते हैं डिप्लोटीन। अब डिप्लोटीन स्टेज में क्या होगा, डिप्लोटीन स्टेज जो होता है वो बिगिनिंग ऑफ डिप्लोटीन में recognized by dissolution of स्लेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। जो स्लेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स होता है उसका डिसोल्यूशन होना स्टार्ट हो जाता है। वो धीरे धीरे करके क्या होता है, धीरे धीरे करके वो डिसॉल्व होता है और धीरे धीरे करके खत्म हो जाता है। यानी कि जो होमोलॉगस क्रोमोसोम थे जो कि स्लेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स की वजह से जिन्होंने पेयर बनाए हुए थे, अब वो रीजन धीरे धीरे क्या होने लगेगा, वो रीजन धीरे धीरे जो है डिसॉल्व होने लगेगा। और डिसॉल्व होने पर क्या होगा, अब होमोलॉगस क्रोमोसोम जो होंगे वो एक दूसरे से सेपरेट होना क्या हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे। तो क्या होगा, डिप्लोटीन के स्टार्टिंग में डिसोल्यूशन ऑफ सेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स होगा और फिर क्या होगा, होमोलॉगस क्रोमोसोम जो होंगे जो बाइवैलेंट थे वो धीरे धीरे करके सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे एक दूसरे से। और किस जगह पर अभी भी जुड़े हैं, क्रॉसओवर के जगह पर ये अभी भी जुड़े हुए हैं। तो क्रॉसओवर के जगह पर चूंकि एक दूसरे को जब क्रॉस करेंगे तो एक एक्स के शेप का स्ट्रक्चर बनता है जिसको कि हम क्या बोलते हैं, कियास्मेटा बोलते हैं। तो डिप्लोटीन को हम कैसे पहचान सकते हैं, डिप्लोटीन को हम इस कियास्मेटा के थ्रू पहचान सकते हैं। तो दीज एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड कियास्मेटा। ये भी एक ग्रीक वर्ड है। काई का मतलब होता है एक्स के शेप का स्ट्रक्चर। तो एक्स के शेप का जो स्ट्रक्चर है उसी को बोला गया कियास्मेटा। तो कियास्मेटा जो है दिखाई पड़ता है। देखते हैं स्ट्रक्चर के थ्रू। सेल, उसका न्यूक्लियर एनवेलप, यहाँ पर जो है रिकॉम्बिनेशन कंप्लीट हो चुकी थी। रिकॉम्बिनेशन कंप्लीट होने के बाद में भी अभी ये जो है एक्स के शेप में एक दूसरे को क्रॉस करते हुए जुड़े हैं। अब स्लेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स के डिसॉल्व होने के बाद ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट होंगे, बट कुछ हिस्सा इनका अभी भी क्रॉसिंग ओवर की वजह से जुड़ा हुआ है। इस जुड़े हुए हिस्से पर ही एक्स शेप स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं, कियास्मेटा बोलते हैं। यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं, यहाँ पर डिसोल्यूशन ऑफ स्लेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स को दिखाया गया है और ऊपर के साइड में क्या दिखाया गया है, ऊपर के साइड में रेड वाले के साथ ब्लू वाला जुड़ा हुआ है और ब्लू वाले के साथ रेड वाला जुड़ा हुआ है। यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन को दिखाया गया है और रिकॉम्बिनेशन वाली जगह पर ही एक एक्स शेप स्ट्रक्चर है जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको कि हम बोलते हैं कियास्मेटा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे कियास्मेटा। क्या बोलेंगे, कियास्मेटा। तो डिप्लोटीन में क्या होगा, डिप्लोटीन को हम पहचान सकते हैं कियास्मेटा से और बिगिनिंग में क्या होगा, स्लेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का डिसोल्यूशन होगा। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि इन oocyte ऑफ सम वर्टिब्रेट, हम वर्टिब्रेट की बात करें तो बेस्ट एग्जांपल ह्यूमन है।
हम लोग वर्टिब्रेट्स हैं। तो जो फीमेल होती है, जो फीमेल फीटस होता है, यानी कि ऐसा फीटस जो कि फीमेल है, उसमें ओवरीज बनती है, उसमें एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही ओवरी बनती है और उन ओवरी में जो ओव्यूल्स जो एग होते हैं उनका भी फॉर्मेशन क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। वहां पर भी मियोसिस होनी स्टार्ट हो जाती है, बट मियोसिस में जो है क्या क्या होगा, मियोसिस में जो है बाकी के चारों स्टेजेस होंगे, यानी कि डिप्लोटीन तक का स्टेज जो है कंप्लीट होगा, रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा और होने के बाद में जब डिप्लोटीन स्टेज आएगा तो उसी स्टेज में जो फीमेल की ओवरी में oocytes हैं, यानी कि जिनसे कि एग का फॉर्मेशन होना है, वो oocyte जो है उसी फेज में अरेस्ट हो जाते हैं और तब तक पड़े रहते हैं जब तक कि ओवल्यूशन उनका नहीं होता है, यानी कि प्यूबर्टी के टाइम पर जब ओवल्यूशन स्टार्ट होता है तब जाकर के फिर वहां पे जो है उनका जो है उनका जो मियोसिस है वो कंप्लीट होता है। यहाँ पर लिखा गया है oocyte ऑफ सम वर्टिब्रेट, वो अरेस्ट हो जाता है डिप्लोटीन फेज में ही, कब तक, फॉर लास्ट फॉर मंथ्स और ईयर्स, यानी कि कुछ महीनों तक या कुछ सालों तक जो है वो उसी फेज में वैसे ही बना रहता है और ओवल्यूशन के टाइम पर ही ये oocytes जो होते हैं वो अब मियोसिस के थ्रू जो होते हैं डिवाइड होते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट जो है प्रोफेज फर्स्ट में जो लास्ट फेज है वो है कौन सा, डायाकाइनेसिस। डाया का मतलब ये भी एक ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है मूविंग। तो डायाकाइनेसिस यानी कि अब यहाँ पर क्रोमोसोम्स क्या करेंगे, यहाँ पर अब होमोलॉगस क्रोमोसोम एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे, मूव करना स्टार्ट करेंगे। तो दिस इज मार्क्ड बाय टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियासमेटा, यानी कि इसके पहले जो डिप्लोटीन फेज में जो कियासमेटा बने हुए थे, अब वो कियासमेटा क्या होंगे, वो कियासमेटा एक दूसरे से अब वो भी क्या होंगे, अलग होना स्टार्ट करेंगे। तो ड्यूरिंग दिस फेज क्रोमोसोम्स आर फुल्ली कंडेंस्ड, अब यहाँ पर क्रोमोसोम कंडेंस हो जाएंगे और क्या होगा, एंड द मेटाटिक स्पिंडल इज असेंबल्ड टू प्रिपेयर द होमोलॉगस क्रोमोसोम फॉर सेपरेशन, और क्या बनना स्टार्ट हो जाएगा, और मेटाटिक स्पिंडल बनने स्टार्ट हो जाएंगे, असेंबल होने स्टार्ट हो जाएंगे, जिससे कि होमोलॉगस क्रोमोसोम्स का, इसका मियोसिस फर्स्ट में होमोलॉगस क्रोमोसोम एक दूसरे से क्या होंगे, डिवाइड होंगे, सेपरेट होंगे। बाय द एंड ऑफ डायाकाइनेसिस न्यूक्लियोलस डिसअपीयर्स, यानी कि जो पहले होता था मेटासिस में, प्रोफेज में क्या होता था, प्रोफेज में जो है न्यूक्लियर एनवलप डिसअपीयर हो जाती थी, न्यूक्लियोलस डिसअपीयर हो जाते थे और न्यूक्लियर एनवलप जो होता था वो टूट जाता था। तो ये सारी प्रोसेसेस किसमें होती हैं, ये सारी प्रोसेसेस मियोसिस फर्स्ट में डायाकाइनेसिस फेज में होनी है, यानी कि न्यूक्लियोलस डिसअपीयर होगा, न्यूक्लियर एनवलप जो है वो टूट जाएगा। डायाकाइनेसिस रिप्रेजेंट्स ट्रांजिशन टू मेटाफेज, जैसे ही डायाकाइनेसिस एंड होगा, यानी कि प्रोफेज फर्स्ट का जो लास्ट फेज है जब वो एंड होगा तो उसके बाद में प्रोफेज के बाद में अब क्या आएगा, प्रोफेज फर्स्ट के बाद में मेटाफेज फर्स्ट जो है आएगा। यहाँ पर हम इसको डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं, ये न्यूक्लियर एनवलप क्या हो जाएगा, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, डिसअपीयर हो जाएगा, इसके अंदर जो न्यूक्लियोलस था वो भी डिसअपीयर हो जाएगा और क्या बनने स्टार्ट हो जाएंगे, और जो स्पिंडल्स हैं, मेटाटिक स्पिंडल जो है, मियोटिक स्पिंडल्स, वो भी क्या हो जाएंगे, वो भी जो है बनना स्टार्ट हो जाएंगे, ताकि ये होमोलॉगस क्रोमोसोम, ये जो ब्लू और रेड वाले हैं, ये दोनों एक दूसरे से लास्ट में जाकर के एनाफेज फर्स्ट में सेपरेट किए जा सके। यहाँ पर पूरी तरीके से दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम अलग हो चुके हैं, अब ये एनाफेज फर्स्ट में पूरी तरीके से जो है क्या हो जाएंगे, अपोजिट पोल्स की तरफ चले जाएंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने जो है कहाँ तक कवर किया, आज के लेक्चर में हम लोगों ने मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट को कवर किया है। अब प्रोफेज फर्स्ट के बाद जो है हम लोग जो है किसको पढ़ेंगे, मेटाफेज फर्स्ट को पढ़ेंगे, बट मेटाफेज फर्स्ट को हम लोग पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। तो कम से कम अब तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर ही दीजिए। तो मिलते हैं हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में और भी इजी टॉपिक्स के साथ में, तब तक के लिए बाय।